बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के एकलव्य सीरीज़ के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम भूगोल बीपीएससी टीआरई से 80 प्रश्नों का आपके लिए मैराथन लेके आए हैं और इन प्रश्नों की खास बात यह है कि ये आपके 9th और 10th भूगोल एनसीईआरटी से हूबहू डायरेक्टली पूछे गए हैं। आपने अगर 9th 10th एनसीईआरटी हमारे चैनल से या खुद भी कहीं से भी पढ़ा है तो आपको ये सारे प्रश्न बहुत आसानी से ध्यान भी आ जाएंगे, याद भी आ जाएंगे और ये प्रश्न कोई भी प्रश्न इसमें से रिपीट हो सकता है आपके आगामी परीक्षा में टीआरई 3.0 में। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न पे आने से पहले हम जो है सबसे पहले जो अभ्यर्थी नए जुड़े हैं चैनल से उनके लिए बता दें कि आप एकलव्य सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। ये 12वां एपिसोड है। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। इसके अलावा जो है आप मैथ और रीजनिंग की प्लेलिस्ट जो है ज़रूर देख लें, लिंक दे दिया जाएगा, इनको कवर कर लें और साथ में जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे से जो है आप एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। चूँकि अभी टाइम तो है नहीं कि आप कितना क्लासेस करेंगे, बाकी आप जो है जितना आपको एकलव्य सीरीज़ में क्लासेस दी गई हैं वहाँ पे एनसीईआरटी भूगोल और एनसीईआरटी साइंस की क्लासेस आपको दी गई हैं, उनको आप ज़रूर कर लें। आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कहाँ फंसा रहा है आपको, तो पूर्वी देशांतर पूछ रहा है और दक्षिणी अक्षांश पूछ रहा है। जब हम बात करते हैं भारत की तो सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है, 37.6 है और सबसे दक्षिणी अक्षांश क्या है तो 8 डिग्री 4। ये तब है जब मुख्य भूमि की बात करते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार को भी ले लेंगे यानी संपूर्ण भारत की बात करेंगे, जल क्षेत्र को भी ले लेंगे तब 6:45 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य भूमि का सवाल पूछा गया आपसे तो 8/4 से 37/6। अब सबसे दक्षिणी अक्षांश भारत का क्या हुआ तो 8/4 हुआ, तो दक्षिणी अक्षांश पूछा है तो 8/4 हो गया। इसके अलावा आपसे पूर्वी देशांतर पूछ रहा है तो 68/7 से 97/25 होता है, 68/7 से 97/25 होता है, तो 97/25 क्या हो गया पूर्वी देशांतर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया पूर्वी देशांतर 97/25 और दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो ये ध्यान रखिएगा। और भारत का जो उत्तरी और मतलब दक्षिणी अक्षांश और सबसे उत्तरी अक्षांश है, ये दोनों ही भारत के विस्तार की बात करें तो दोनों ही जो है उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों उत्तरी गोलार्ध में है। तो 37/6 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये सभी प्रश्न ये आगामी जो अभी जो 40 प्रश्न आएंगे ये 9th एनसीईआरटी भूगोल से पूछे गए। उसके बाद जो 40 आएंगे वो 10th एनसीईआरटी भूगोल से पूछे गए, आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत की भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो हमने आपसे बताया था कि जो है आपको एनसीईआरटी में लाख में बताया गया है, लेकिन हमने क्या बताया था आपसे, प्रश्न आपसे मिलियन में पूछा जाता है। तो 32.8 लाख एनसीईआरटी में दिया गया, लेकिन उसको घुमा के 3.28 मिलियन दिया गया। चूँकि आप कहीं भी चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको गूगल करेंगे, विकिपीडिया भी करेंगे, सेंसस में भी जाएंगे तो हम मिलियन में बात किया जाता है। तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। जिन्होंने जियोग्राफी की हमारी मैपिंग की क्लास देखी है, जो पिछला क्लास हमने लिया था जियोग्राफी मैपिंग का, जियोग्राफी एनसीईआरटी का, और साथ में जो है एक्स्ट्रा हमने चीज़ें बताई थी, वहाँ पे हमने आपको डिटेल में बताया था कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर। और भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है तो तटीय सीमा 75-16, 75-17 भी कई बार कहा जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तटीय सीमा कितनी है भारत की 75-16 है और जो है स्थलीय सीमा कितनी 15,200 है। और ये जो प्रश्न है पीआरटी से लेकर पीजीटी में कहीं भी रिपीट हो सकते हैं, जीएस पार्ट सेकंड में कहीं भी रिपीट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, महत्व को समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इधर उधर के टेस्ट सीरीज में फंसने से अच्छा है कि जो प्रश्न में आ सकता है ऐसे प्रश्नों को आप तैयार कर लें। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, सही रही, तो ये प्रश्न जरूर मिलेंगे। आते हैं, फिर है अगला पॉइंट, भारत की मानक माध्यान्ह रेखा 82 डिग्री 45 ईस्ट है। अब आप बताइए स्टेटमेंट सही है गलत। तो आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो 82 डिग्री 30 मिनट है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। और ये मिर्ज़ापुर से जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की मानक माध्यान्ह रेखा तो 82 डिग्री 30 मिनट है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है और सी गलत है, तो आंसर फिर भी रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भारत की कुल लंबाई 3214 है और कुल चौड़ाई 2933 है। भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मालाबार तट भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, तो ये गलत बात है। पश्चिमी तट पर है, कहाँ पे है, पश्चिमी यहाँ कर दीजिए, बाकी सब सही है। पश्चिमी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी
तटीय पट्टी है, तो ये बात सही है। गोवा के दक्षिण में मालाबार तट स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखिएगा गोवा के दक्षिण में मालाबार तट स्टार्ट होता है। और मालाबार तट में कर्नाटक का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, दक्षिणी कर्नाटक का हिस्सा आता है, और साथ में जो है केरल का भाग आता है, अधिकांश भाग केरल का आता है। तो मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, और कई बार केरल तट को मालाबार तट भी बोला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। हालांकि स्टार्ट कहाँ से होता है, दक्षिण कर्नाटक से, कर्नाटक का जो दक्षिणी वाला भाग है वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन गोवा के दक्षिण में तो है ही। बात तो सही है, तो बी और सी सही है, ए गलत है। आंसर फिर भी रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप में से जिन लोगों ने भी हमारी क्लास जियोग्राफी की देखी है उनको ये प्रश्न बहुत आसान लगेंगे। जियोग्राफी की हमने जो क्लास ली थी, आपको 11th क्लास का जो है जियोग्राफी एनसीईआरटी मैराथन हमने कराया था, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए थे, हमने आपसे बहुत अच्छे से वहाँ समझाया था। अब आइए, पहला पॉइंट है नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तो हमने आपसे बताया था कि नर्मदा नदी जो है बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है। कहाँ बहती है, बिंद और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी, तो ये तो गलत हो गया। फिर तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती है, तो हमने वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि जो तापी नदी है वो सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में समानांतर बहती है। नर्मदा बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजरती है, तो नर्मदा बिंद और सतपुड़ा के बीच में गुजरती है, ये बात सही है, तो बी और सी सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, भले एनसीईआरटी से थे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे होंगे, वही कर पाएंगे। नहीं तो तीन तीन स्टेटमेंट में ज़्यादातर में आप देख रहे हैं एक से अधिक सही है, लेकिन एक स्टेटमेंट गलत दिया जा रहा है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ का ध्यान रहे। अब आगे बढ़ते हैं, सिंध और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपने कई बार देखा है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। और हमने इसके बारे में आपसे डिटेल में बात किया, तो अब यहाँ पे अब बात नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निर्वासित द्वीप है। तो निवासित नदी द्वीप या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप है, और ये किस पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो बताइए, सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो आंसर है चिल्का, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद बात करें पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील के बारे में बहुत खास बात है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, दोनों के बीच में कह सकते हैं जो है एक सीमा भी बनाता है। उसके अलावा कोलेरू झील, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, तो कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। बाकी सामर झील आपको पता है, नमकीन पानी की झील है, राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया, तो ध्यान रखिएगा, सुंदरी पेड़ के नाम से ही सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं वहाँ पे। सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष हैं, कौन से वृक्ष है, मैंग्रोव वृक्ष है, और सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष के नाम से इनका नाम सुंदरबन रखा गया है। और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है, तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए भी जाते हैं। तो आंसर यहाँ पे है उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। तो किस नदी के किनारे जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है, तो ये है कावेरी नदी। और कावेरी नदी के बारे में एक खास चीज़ आप ध्यान रखिए, कावेरी नदी मल्लाद से होकर, मल्लाद बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्रों को, थोड़ा जो उठे हुए क्षेत्र रहते हैं उनको बोलते हैं मल्लाद। जब मल्लाद से मैदान की तरफ आती है, ये मैदान हो गया, तो मल्लाद बोलते हैं। कर्नाटक में जो थोड़ा उठे हुए पठारी क्षेत्र होते हैं, तो मल्लाद से जब मैदान की तरफ आती है तो यहाँ पे जो है कावेरी नदी जो है 3 द्वीपों का जो है निर्माण करती है। तो 3 नदी द्वीप का नाम ध्यान रखिएगा, 3 नदी द्वीप का निर्माण करती है। एक है शिव समुद्रम, नाम उसका शिव समुद्रम है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान याद आ गए होंगे आपको, तो श्रीरंगपट्टनम। और एक है श्रीरंगम करके है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ये 3 जो हैं आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, जो कावेरी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। एक शिव समुद्रम है, दूसरा श्रीरंगपट्टनम है, तीसरा श्रीरंगम है, तो ये कावेरी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोरियोलिस बल, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। तो
पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। पहला तथ्य आप ये ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा पर ये नगण्य होता है, भूमध्य रेखा पर ये नगण्य रहता है, लगभग जीरो रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। तो कोरियोलिस बल का जो वैल्यू होता है भूमध्य रेखा पर वो नेग्लिजिबल रहता है, जीरो रहता है। और इसके वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। तो अभी हम इसको समझा दे रहे हैं क्या मतलब है। यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी उत्पत्ति किसके कारण होती है, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति किसके कारण होती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण। आते हैं इसको समझ लेते हैं। आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे जो है दक्षिण पूर्व मानसून को, ये इक्वेटर है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, इतना आपको क्लियर है। अब जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास में जो हिंद महासागर से यहाँ पे जो है इंडिया स्थित है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है, हिंद महासागर से उत्पत्ति होती है आते हुए जब ये इक्वेटर पे पहुँचता है, तो इक्वेटर पे पहुँचता है जब, तो किसके वजह से, कोरियोलिस बल के वजह से ये उत्तरी गोलार्ध में जब प्रवेश कर रहा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ये अपनी दाईं तरफ विक्षेपण होता है। एक ध्यान रख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में किधर जा रहा है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून आप अच्छे से जानते हैं, तो भारत की तरफ आ रहा है, तो ये जो है कहाँ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है इनको जो है हम दक्षिण पश्चिम मानसून इसीलिए कहते हैं कि इनका दिशा जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की साइड में होता है। तो ये आपका हो गया। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जब भी इक्वेटर को पार करता है तो ये दाईं तरफ अपने विक्षेपित हो जाता है। आप देख पा रहे हैं इधर जा रहा था, इधर चला गया, इसका मतलब अपनी दाईं तरफ चला गया। और उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा है, बाईं तरफ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है, तो आपको रटा हुआ है, जब आप छोटे से थे तभी आपको बता दिया गया था कि मौसिनराम मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है, तो 70 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाता है। जब 50 से भी कम हो जाता है तो मरुस्थल मान लिया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 से कम, जैसे लद्दाख कल हमने बात किया था। तो 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति जो है वो उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों का जो वर्णन किया जाता है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम। तो उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ी वाले जो प्रदेश होते हैं या क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय मानसून वन में तो जो है काफ़ी अच्छी खासी वर्षा होती है, तो जो है 150 से 200 के बीच में मान सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, तो पुष्पा भाव को याद कर लीजिए। पुष्पा पार्ट भी आ रहा है, नया पार्ट भी आ रहा है। तो जो है भारत में वो क्या कर रहे होते हैं, चंदन की तस्करी कर करके पुष्पा भाव बन जाते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं। तो भारत में चंदन जो किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आंध्र प्रदेश में तगड़े पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में इसीलिए जो है चंदन भी पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और पूर्वी घाट क्षेत्र में, कहाँ पे, पूर्वी घाट क्षेत्र में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती का मतलब ही होता है जो एक समय में, पूरे साल भर में एक समय ऐसा आता है जब ऐसे वृक्ष जो है अपनी पत्तियां एक साथ में गिरा देते हैं, तो ऐसे वृक्षों को बोला जाता है पर्णपाती वन। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले होते हैं तो इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की खासियत यही होती है कि ये जो है कभी भी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, बहुत सघनता होती है इसमें, और ये इक्वेटर के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी आगे देखिए। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। तो जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है तो वहाँ पे पाए जाते हैं। सही बात है। पेड़ सदाबहार घने उच्च और स्थिरीकृत होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ में अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो ये गलत है। ये कौन गिराता है, पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन गिराते हैं, सदाबहार वन कभी नहीं गिराते, इसीलिए उनका नाम ही सदाबहार है कि सदाबहार है, हमेशा बाहर है, कभी भी पतझड़ नहीं आएगा उनका। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ए और बी सही है।
प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लासेस कैसी लगी और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमें मजबूत करने के लिए। साथ में आप जो है TRE 4 के जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर जोड़े चैनल से। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो आपको कमेंट करके बताना है यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के कितने जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। पूछा कौन सा नहीं है? तो नीलगिरी, तो सबसे पहले इसी को मान्यता दिया गया था। सुंदरवन भी है, मन्नार की खाड़ी भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कौन सा नहीं है तो सभी है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ब्राज़ील में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण की अत्यधिक समस्या है तो इससे संबंधित था। वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास इससे भी संबंधित था। राजनीतिक संकट की बात नहीं थी इसमें, तो ए और बी यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो मिट्टी नवीकरणीय संसाधन होती है। जैसे झूम खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा कि झूम खेती एक बार करके जब जला देते हैं फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पे उर्वरता आ जाती है, तो मिट्टी, और मिट्टी जो है नवीकरणीय संसाधन माना गया है, तो ध्यान रखिएगा। हवा को भी नवीकरणीय संसाधन माना गया है, कृषि को भी नवीकरणीय संसाधन माना गया है, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी भी नवीकरणीय संसाधन है, हवा भी है, कृषि भी है यहाँ पे, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। और आयोग ने इसका आंसर जो है ई ही माना था, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा नवीकरणीय संसाधन में मिट्टी, हवा, कृषि सभी हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। पूछा नहीं है तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो वनों की कटाई से संबंधित कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन, जो 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसको स्टार्ट अगर पूछे किसने किया था, अगर ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, तो गौरा देवी थी। कहाँ से शुरू हुआ था? तो गौरा देवी और चंदी प्रसाद भट्ट ने, तो ध्यान रखिएगा गौरा देवी ने नेतृत्व किया, मतलब स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन फिर नेतृत्व किसने प्रदान किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया। तो आपसे जनरली नाम सुंदरलाल बहुगुणा का पूछा जाता है। नवधान्य आंदोलन NCERT में सब कुछ दिया है। वंदना शिवा, ध्यान रखिएगा। बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी ने नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना, मल्टीपर्पस रिवर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कौन सा सही नहीं है? इसको बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का ऐसा बात सही है कि जो है नदी जोड़ो परियोजना भी इसके अंतर्गत आती है। नदी जोड़ने की भी बात की जाती है, जैसे केन बेतवा को जोड़ा गया है, तो केन बेतवा जो लिंक है तो इसी पे आधारित है, तो ये आपका सही है कि जहाँ पे अतिरिक्त पानी हो उसको कम पानी वाले क्षेत्र में भेज दिया जाए। नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है, तो ये भी बात सही है। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भी सही है। तो जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए, तो जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए स्टेटमेंट गलत है। तो ये नदी परियोजना का, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का ये काम नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। जलाशयों का निर्माण वगैरह तो जो है मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ नदी परियोजना पूछा आपसे, तो आंसर हो जाएगा सी, गलत है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो NCERT से भी प्रश्न है, सभी प्रश्न NCERT से हैं। 9th क्लास से बोला है, 10th में भी दिया गया है। तो वर्षा, इसके अलावा शायद 7th में भी दिया गया है। तो वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। पूछा जा सकता है कोई भी प्रश्न इस आज के वीडियो से, बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो हमने आपसे कई बार बताया कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के बनने के विरोध में स्टार्ट होता नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने लीड किया था, किसने नेतृत्व किया था? तो जो है मेघा पाटकर ने नेतृत्व प्रदान किया था। और गुजरात में जो है नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से कौन कौन लाभ प्राप्त करता है? तो गुजरात तो प्राप्त करता ही है। गुजरात के ऊपर राजस्थान है, वो प्राप्त करता है। गुजरात के बगल में मध्य प्रदेश है, वो प्राप्त करता है। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, वो प्राप्त करता है। तो आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बेबर प्रयोग किया जाता, पामाडाबी प्रयोग किया जाता, मिल्पा भारत में नहीं प्रयोग किया जाता। मिल्पा कहाँ प्रयोग किया जाता? मैक्सिको में प्रयोग किया जाता। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सी गलत है, तो ए और बी सही है। तो भारत में खेती के आदिम रूप के लिए या क्या प्रयोग किया जाता है? बेवर और पामाडाबी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो झूम खेती के संदर्भ में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो मिल्पा मध्य अमेरिका में, तो मिल्पा मध्य अमेरिका है चाहे मैक्सिको है, एक ही बात है। तो मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में सही है। कोनको मैक्सिको में नहीं है, लदांग मध्य अफ्रीका में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही है, बाकी बी और सी गलत है। आइए देख लेते हैं क्या होता है झूम खेती। तो झूम खेती को जो है हम कर्तन दहन प्रणाली बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कृषि बोलते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ब्राज़ील में रोका करते हैं। मध्य अफ्रीका में मसोले करते हैं, मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में, तो इंडोनेशिया है मलेशिया है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं। तो अपने हिसाब से ट्रिक व्रिक बना के चाहे याद कर लीजिए, चाहे इतनी बार आपने पढ़ा तो वैसे भी आपको याद हो गया होगा। बाकी ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको, मैक्सिको और मध्य अफ्रीका में मिल्पा, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा बोला जाता है, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बारीगा बोला जाता है, पश्चिमी घाट में कुमारी बोला जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे। बहुत सारे नाम हैं, इसलिए कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है जो आपसे पूछे जा चुके हैं वो ना पूछे, तो इस चीज़ का ध्यान दें, सभी को याद कर लें आप एक सीक्वेंस बनाकर। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल बोला जाता है, तो हिमालयन क्षेत्र में भी होता है झूम खेती, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम बोलते हैं, तो हिमालयन क्षेत्रों में खिल बोलते हैं। झारखंड में कुरवा बोलते हैं, झारखंड में कुरवा बोलते हैं। और आप कमेंट करके बताइए दीपा कहाँ कहते हैं, दीपा कहाँ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में आरंभ में अरेबिका खेती किस स्थान पर की गई थी? तो अरेबिका कॉफ़ी, तो कॉफ़ी की खेती जो है, अरेबिका कॉफ़ी की खेती बाबा बुदान की पहाड़ियों पर की गई थी। कर्नाटक में स्थित है बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, महत्वपूर्ण है। और नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे जो है उत्तरी घाट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट आके यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है 3 राज्यों में विस्तृत है, कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। याद रखिएगा, पूछा गया कई बार, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक की श्रेणी से संबंधित है? तो गैर धात्विक का मतलब है जो धातु ना हो, अधातु हो। तो अधातु लौह धातु है, तांबा धातु है, चांदी धातु है, तो ये तो नहीं होगा। निकल धातु है, कोबाल्ट धातु, प्लेटिनम धातु, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, ये गैर धात्विक श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये धातु नहीं है। अभ्रक माइका को बोलते हैं, चूना पत्थर आपको पता ही है। फिर उसके बाद जो है संगमरमर मार्बल होता है, तो ये गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ध्यान रखिएगा, पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में स्थित है, लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पार्वती घाटी कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। और यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र स्थित है। और आपको चेक करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में क्या भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र है या नहीं। तो आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक ए और बी सही माना हमने, सी आपको चेक करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा काम आप भी कीजिए। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में हमने आपको एनसीईआरटी भूगोल में पढ़ाया है, इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है। फिर इसे प्रकाश लाइट उद्योग कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है, लाइट उद्योग इसे नहीं कहा जाता, प्रकाश उद्योग नहीं कहा जाता। आप कमेंट करके बताइए, प्रकाश उद्योग का उदाहरण दीजिए, किसे कहा जाता है। तो बी आपका गलत है, तो ये जो है सही नहीं है लौह और इस्पात उद्योग के बारे में। कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, ये भी बात सही है। और बैकबोन भी कहा जाता है इसको, बैकबोन ऑफ इकॉनमी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो पहला देखिए पूर्व बताना है, तो पूर्व यानी पूर्व की तरफ जाएंगे, तो पूर्व में श्रीनगर तो उत्तर में स्थित है, तो ये हो नहीं सकता। दिसपुर अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात है, और सिलचर असम और पोरबंदर। यहाँ पे पूछ रहा है पूर्वी पश्चिम गलियारा है, उसकी बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी और पश्चिम गलियारे की बात कर रहा है। तो पूर्वी और पश्चिम गलियारे की बात करें तो सिलचर असम में और पोरबंदर गुजरात में, तो ये पूर्व में और ये पश्चिम में। तो सिलचर से पोरबंदर गुजरात तक जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारा जुड़ा हुआ है। और ये एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया 9th क्लास से, तो देख लीजिएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है? तो मिसमी, बरेल और लुसाई ये पहाड़ियाँ हैं,
तो ध्यान रखिएगा, मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है, पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में स्थित हैं। मिसमी के बारे में हमने आपसे बताया था कि अबोर, मिसमी ये सब जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, शिवालिक के भाग हैं। बाकी बरेल, लुसाई भी जो है नॉर्थ ईस्ट में ही स्थित है। तो ये पहाड़ियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। तो भारत की प्राचीनतम चट्टानों में धारवाड़ करम है, कोडप्पा है, विंध्यन है, सभी हैं भारत के प्राचीनतम चट्टानों में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है। तो असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, 4400 मीटर। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नंदी पहाड़ी, कर्नाटक में। तो नंदी हिल्स या नंदी पहाड़ी पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। और पेन्नार नदी जो है एक महाखड्ड का भी निर्माण करती है, गॉर्ज का भी निर्माण करती है। तो महाखड्ड का भी निर्माण करती है, जो कि काफ़ी फेमस भी है, और नंदी पहाड़ी से ये निकलती है। इसके अलावा आपको गोदावरी का ध्यान रखना है। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप बताएंगे त्रिम्बकेश्वर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कृष्णा का कहाँ है, तो कृष्णा का महाबलेश्वर, कृष्ण भगवान महाबली थे तो महाबलेश्वर। और कावेरी, तो कावेरी को ब्रह्मा जी से जोड़ दीजिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी, नासिक क्षेत्र से कृष्णा, महाबलेश्वर से, और ब्रह्मगिरी कावेरी से निकलती है। पेन्नार नदी नंदी हिल से निकलती है, नंदी पहाड़ी से। और ये सभी की सभी कहाँ जाके गिरती हैं, तो जो है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी महीने में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो कर्क रेखा के समानांतर होता है, किंतु दक्षिण में होता है। और जनवरी महीने में क्या हो रहा होता है कि जो है सूर्य दक्षिणायन से जो है अब उत्तरायण की तरफ बढ़ रहा होता है, और उत्तरायण की तरफ आते आते जो है, और इसलिए जो इसका उत्तरायण हो रहा होता है, और उत्तरायण जो है कंप्लीट होता है, अब काफ़ी बाद कंप्लीट होता है। तो इसलिए जो है ये कर्क रेखा के समानांतर होगा, लेकिन कर्क रेखा के दक्षिण में ही होगा, कर्क रेखा के नीचे ही होगा। तो आंसर है कर्क रेखा के दक्षिण में। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा, तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा कितनी है, तो 1524 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, औसत सागर तल से 1524 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वनों को वर्षा जल की आवश्यकता होती है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून पतझड़ वन की बात कर रहे हैं, पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। तो वर्षा जल की कितनी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आंसर है उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक तो नहीं होती है, ये ज़्यादा बेटर है। तो बी और सी ज़्यादा बेटर है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, तो वहाँ पे 200 से अधिक हो सकती है। बाकी जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन होते हैं 150 से 200 और 100 से 150। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन वाले राज्य क्षेत्र कौन से हैं, तो ज्वारीय वन, तो सर्वाधिक ज्वारीय वन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और गुजरात में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है ज्वारीय वन स्थित है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। तो महाभारत लेख पर्वत, ध्यान रखिएगा, महाभारत लेख पर्वत नेपाल में स्थित है, पूरी तरीके से नेपाल में स्थित है। इसके अलावा हमने आपको बताया था धौलागिरी और अन्नपूर्णा भी नेपाल में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में क्या लिया है, तो आर.एल. सिंह ने भारत का प्रादेशिक विभाजन किया है। इसमें उन्होंने भूगर्भिक संरचना को लिया, भौतिक आकृति को लिया है और अवस्थिति को लिया है। तो इन सब के आधार पर उन्होंने भारत का भौतिक जो है विभाजन किया है, प्रादेशिक विभाजन किया है। तो आंसर उपयुक्त में से 1 से अधिक। अब आते हैं, आपका ये 10th NCERT भूगोल से सारे सवाल अब आ रहे हैं। तो 40 सवाल आपके 9th से हो गए, अब 40 सवाल आपके 10th भूगोल NCERT से हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो ये प्रश्न पीछे भी आया है, 9th वाले में भी आया था। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी है, तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये पुस्तक किसने लिखी है, तो शुमाकर ने लिखी है। NCERT में ही मिल जाएगा, आपको आराम से पढ़िएगा, देख लीजिएगा। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल शुमाकर नाम के एक व्यक्ति हैं, तो शुमाकर ने लिखी है।
आगे बढ़ते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई है? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसकी स्थापना हुई है। और अटल टनल आपने सुना होगा, अटल टनल जिसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। इसका निर्माण भी बीआरओ ने किया है। तो बीआरओ जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो 1972 में। 1973 में क्या आया? बाघ परियोजना आई, प्रोजेक्ट टाइगर आया। बाघ परियोजना कहाँ से लागू किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से या जिम कॉर्बेट से। उसके अलावा बात करें 1974 में क्या आया था? तो 1974 में जो है जल अधिनियम आया था। 1981 में क्या आया था? तो वायु अधिनियम आया था। इसके अलावा 1980 में बात करें तो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था। इसके अलावा 1986 में महत्वपूर्ण है, तो 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा, इनको पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो हमने इससे पहले इन प्रश्नों को कई बार देखा, पीआरटी से लेकर टीजीटी तक में देखे पूछा गया। आंसर है महुआ। तो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ। महुआ नहीं रहेगा तो आंसर हो जाएगा, तो महुआ नहीं दिया रहेगा तो आपको कदम दिया जाएगा। तो महुआ और कदम वृक्षों की पूजा करते हैं, महुआ या कदम वृक्षों की पूजा करते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल। आम और इमली की पूजा जो है हमने आपसे बताया था कि बिहार में और उड़ीसा में जो है, बिहार में हमने आपसे बताया था कि बिहार में शादी वगैरह के टाइम में आम और इमली की पूजा होती है। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल महुआ या कदम की पूजा करते हैं। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो भारत में बात करें, सारे प्रश्न आपके 10th NCERT से इधर जो आएंगे, तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? तो पठार से 27% क्षेत्र आच्छादित है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मैदान से सबसे ज़्यादा है, मैदान से 43%, और पहाड़ से ये भी पूछा गया है अलग अलग उसमें एग्जाम्स में, बीपीएससी टीआरई के ही 30%। तो ध्यान रखिएगा, मैदान 43%, पहाड़ 30% और पठार 27% भाग कवर करते हैं भारत में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बहुत अच्छे से आपको पता है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और आप कमेंट करके बताइए कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, कितना प्रतिशत है? 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 33% की डिमांड करता है कि कम से कम 33% होना चाहिए। अभी कितना है? 24.62%। ISFR रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 24.62% है कुल वन आवरण। फिर किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो अगर आपने जो है खादर और बांगर के बारे में पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कंकड़ नोडुल्स पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ सब कुछ कंकड़ नोडुल्स में पाए जाते हैं। कंकड़ नोडुल्स कंकड़ पिंडों में कहाँ पाए जाते हैं? बांगर में। जो प्राचीन जो जलोढ़ होता है या पुराना जलोढ़ होता है बांगर जिसको बोलते हैं, तो उसमें पाया जाता है कंकड़ पिंड, यानी थोड़ा मोटे होते हैं खादर के मुकाबले। जो कंकड़ पिंड होते हैं, कंकड़ पिंड होने की वजह से ये थोड़ा मोटे होते हैं और खादर बारीक होता है मुकाबले। तो ध्यान रखिएगा, कंकड़ पिंड बांगर में पाए जाते हैं, खादर नवीन जलोढ़ होता है, बांगर जो है पुराना जलोढ़ होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती तो उसे क्या कहते हैं? तो ऊपरी मिट्टी की परत जब हट जाती तो उसको हम सीट कटाव बोलते हैं, सीट इरोजन बोलते हैं, सीट इरोजन बोलते हैं। और सीट इरोजन आगे चलकर गली कटाव के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमने आपको एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें पढ़ाई हैं। और बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए बैडलैंड कटाव, तो इसके लिए जो है चंबल नदी जानी जाती है। चंबल नदी बैडलैंड कटाव के लिए जानी जाती है, जिसको चंबल के बीहड़ के नाम से आपने सुना होगा, चंबल के बीहड़। तो चंबल के बीहड़ कुछ नहीं है, यही सब है, गली कटाव वगैरह करके जो पूरा मिट्टी उट्टी साफ़ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? लेप्चा लोकगीत, तो लेप्चा सॉन्ग जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो जिस चैप्टर में भी है, उत्तरी दार्जिलिंग में है पाया जाता है, सबसे ऊपर उस चैप्टर में दिया गया है इसके बारे में ब्रैकेट में, तो वहीं से प्रश्न उठा लिया गया था। लेप्चा लोकगीत देश के उत्तरी दार्जिलिंग में स्थित है। उत्तरी दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, कन्फ्यूज मत होइएगा, पश्चिम बंगाल में है। चाय के बागान पश्चिम बंगाल में स्थित है, असम में नहीं स्थित है। आगे बढ़ते हैं।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। एनसीईआरटी से उठा लिया गया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक वन क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 स्थान पर है। बाकी हमने आपको करंट अफेयर्स में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाया था, तो करंट अफेयर्स की क्लास में जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स की क्लास वहाँ आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होती है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ज्वाइंट नाम ही ज्वाइंट है, संयुक्त है, तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया कि एक तो सरकारी अधिकारी होंगे और एक ज्वाइंट यानी स्थानीय लोग, तो समुदाय वाले लोग भी होंगे, तो इसमें तो होता है। बीज बचाओ आंदोलन, तो इसमें भी समुदाय की भागीदारी थी। बीज बचाओ आंदोलन, विजय जरदारी, इसमें भी था। लेकिन पूछना कहाँ सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होता है डायरेक्टली, तो वन्य जीव अभयारण्यों का जब सीमांकन होता है तो इसमें केवल सरकारी लोग ही ये सब काम कर सकते हैं। अब ऐसा तो ही नहीं कि लोगों से पूछकर बाउंड्री बनाएंगे, तो ये सब काम प्योरली सरकारी होता है, तो ये आपका जो इसमें सामुदायिक भागीदारी नहीं होगा। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ पे बात करें तो 22%, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिया गया। तो भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का 22% योगदान होता है। फिर से अगर प्रश्न आएगा तो एनसीईआरटी से आता तो एनसीईआरटी का ही आंसर मानता है, तो नवीन डाटा वगैरह पे मत जाइएगा। और सबसे ज़्यादा होता है जो है थर्मल पावर, तापीय ऊर्जा से, तापीय विद्युत ऊर्जा से सबसे ज़्यादा होता है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा होता है। कमेंट करके बताइए कितना होता है योगदान उनका। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो आंसर है 55 लीटर। तो ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन के अनुसार। और जल जीवन मिशन कमेंट करके बताइए कब आया था, किस वर्ष आया था। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है पेयजल आपूर्ति 55 लीटर की आवश्यकता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है, दहाना बनाती है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये हिंदी थोड़ा गड़बड़ किया गया है, मुहाने से आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। एक्चुअली में यहाँ पूछा इश्चुरी, और इश्चुरी को क्या बोलते हैं? नदमुख बोलते हैं। तो इश्चुरी की यहाँ बात कर रहा इश्चुरी। और इश्चुरी की बात करें तो नर्मदा नदी सबसे बड़ी इश्चुरी का निर्माण करती है। भारत में नर्मदा नदी का जो नदमुख है इश्चुरी है, वो सबसे बड़ा है, सबसे चौड़ा है। और इसके अलावा ताप्ती नदी भी इश्चुरी बनाती है, माही नदी भी इश्चुरी बनाती है, नदमुख बनाती है, दहाना बनाती है। तो यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए था 1, 2, 4, लेकिन बीपीएससी को पता नहीं क्या सूझा कि उसने आंसर माना 1, 2, जो कि बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नर्मदा जो है, इंग्लिश का प्रश्न आप देखेंगे हमेशा इंग्लिश में ही माना जाता है, हिंदी में क्या लिखा है, और हिंदी के भी हिसाब से देखेंगे तब भी आपका 1, 2 नहीं हो सकता। मुहाना तो हर नदी का होता है, चाहे पूर्व की तरफ बहे चाहे पश्चिम की ओर बहे। तो पूर्व की ओर जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में बनती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो पश्चिम की तरफ बहती नदियाँ वो जो है इश्चुरी का निर्माण करती हैं, नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ये क्लियर है। और नर्मदा नदी का जो इश्चुरी है, नदमुख है, वो सबसे चौड़ा है भारत में। तो नर्मदा नदी तो आंसर में होना ही था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। 1, 2, 4 आंसर होगा हमारे हिसाब से, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। कन्फ्यूज मत होइएगा, 1, 2 कभी नहीं होगा, आंसर होगा तो 1, 2, 4 होगा। नर्मदा नदी भूल गया था आयोग, ऑप्शन में नहीं दिया, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया होगा तो छूट गया रहा। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते प्रश्न पे, तो आयोग उसको चेंज भी नहीं करता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, नर्मदा नदी पर। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो कावेरी पे ध्यान रखिएगा, मेटूर बांध, मेटूर डैम, मेटूर बांध। कृष्णा पर एक अलमाटी करके है, अलमाटी बांध करके है। आगे बढ़ते हैं। बाकी कृष्णा पर जो है नागार्जुन सागर बांध भी है, तो अर्जुन के साथ में कृष्ण थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, नागार्जुन सागर बांध भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पलार पानी कहा जाता है? पलार या पलार पानी कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में। तो वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ाया गया है। भारत के किस राज्य ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? तो पीछे भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा गया है। किस देश में झूम खेती /N वन किसी को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? आपको रट गया होगा, मैक्सिको को कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में आपने देखा ही है किस नाम से जाना जाता है। फिर है रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये प्रश्न आपने कई बार देखा है, तो आंसर है विनोबा भावे। इसको भूदान आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूदान आंदोलन। 10th एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया, आपको बाकायदा पढ़ाया गया, नोट्स भी दिए गए हैं। तो रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे जी ने की थी। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पर है ब्राज़ील और दूसरे नंबर पर है भारत। इसके अलावा ब्राज़ील नंबर 1 पर किस में है? तो कॉफ़ी में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली ग्राउंड नट का सबसे अधिक उत्पादन किया? तो ग्राउंड नट मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे गुजरात है, तो रट लीजिए। कभी भी पूछेगा, किसी भी महीने में पूछेगा, किसी भी हफ्ते, किसी साल में पूछेगा, तो मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात। मैग्नाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? ये भी प्रश्न वहीं से एनसीईआरटी से लिया गया। तो मैग्नाइट एस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? 70%। तो ध्यान रखिएगा 70% होती है। और हेमेटाइट में कितना, अगर आपसे पूछ ले हेमेटाइट में कितना होती है, तो हेमेटाइट में जो है ये 50 से 60% के बीच में होती है, कम होता है इसमें। तो हेमेटाइट में 50 से 60% के बीच में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रत्नागिरी लौह जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी लौह अयस्क जो है भंडार, ये ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में। बहुत महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। फिर प्रश्न, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो पार्वती घाटी आपने पहले भी देखी है। लद्दाख में कौन सी घाटी है? पूगा घाटी है। हमने आपसे बोला था कभी घाटी के नाम से पूछ लेगा, कभी वैसे ही पूछ लेगा। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में पूगा घाटी है। और ये दोनों क्या है? भूतापीय संयंत्र केंद्र है यहाँ पे। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अधात्विक यानी जो धातु ना हो, लोहा धातु, मैग्नीज धातु, अभ्रक धातु नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू जिसको बोलते हैं। तो भेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल कब किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल जो है, ध्यान रखिएगा 1854 में। एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिया गया, 10th एनसीईआरटी से। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल 1854 में, और मुंबई में ध्यान रखिएगा कपड़ा मिल की बात कर रहा है, पहली सफल कपड़ा मिल की बात कर रहा है 1854। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। अगर आपने अच्छे से जियोग्राफी एनसीईआरटी 9th-10th पढ़ लिया है, सभी लोगों ने, सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, पीआरटी से लेकर पीजीटी तक, तो आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लग रहे होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आप जूझ रहे होंगे अभी भी। आपको कितनी बार भी बताया जाए, कई लोग होते हैं वो अलग ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, सारे टेस्ट दे देना चाहते हैं, दुनिया भर का जितना भी टेस्ट दुनिया में पैदा हुआ है बीपीएससी के लिए, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन नहीं देंगे। लेकिन एनसीईआरटी जरूर, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे लेकिन टेस्ट जरूर सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ के स्कोर से परेशान होते हैं। हमने कई बार आप लोगों को बताया, टेस्ट देना हो दीजिए, लेकिन वहाँ से अपने आप को आकलन मत कीजिए। पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका एग्जाम कभी नहीं रुकेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। तो भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा? छोटा नागपुर पठार में है, छत्तीसगढ़, बगल में मध्य प्रदेश, और ऊपर जो है झारखंड। तो बगल में मध्य प्रदेश भी है, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है। तो ये सब जो है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं, और इसमें लौह और इस्पात केंद्रों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो आपको पता है समताप मंडल की ऊंचाई जो है वो 50 किलोमीटर है, 15 से 50 किलोमीटर होती है। और अगर पूछे ओजोन लेयर, ओजोन परत की ऊंचाई, तो ओजोन लेयर जो है 15 से 35 माना जाएगा। ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर तक है। तो ध्यान रखिएगा 15 से 50 कुल समताप मंडल की ऊंचाई है। समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। ओजोन का कितना है? तो ओजोन का 15 से 35, और 15 से 50 जो है समताप मंडल का है। अगर आपसे पूछे क्षोभ मंडल का जो सबसे निचला मंडल है, तो क्षोभ मंडल जो है 13 किलोमीटर तक है। तो 0 से 13 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद क्षोभ सीमा का कुछ पार्ट होता है, क्षोभ सीमा जिसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। तो क्षोभ सीमा, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है समताप मंडल। तो 15 से 50 किलोमीटर। फिर मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल होता है 50 से 80। आगे बढ़ते हैं। और मध्य मंडल के बारे में हमने बताया सबसे ठंडा मंडल होता है। कई बार इन सब चीज़ों के बारे में रिपीट कर चुके हैं। अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा किसने निर्माण किया? बीआरओ ने। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इनका निर्माण किया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। तो ध्यान रखिएगा मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नेशनल वाटरवे 1 नाम दिया गया? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको बोलते हैं? तो इलाहाबाद से हल्दिया का जो क्षेत्र है उसको हम नेशनल वाटरवे 1 बोलते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बोलते हैं। सादिया धुबरी को जो है नेशनल वाटरवे 2 बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा सादिया धुबरी को नेशनल वाटरवे 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बोला जाता है। फिर अब भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया? तो यहाँ पे एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया था, तो यहाँ बात की गई पुनर्गठित करने की। तो पुनर्गठित करने की बात करें तो 16, आपको फिर से प्रश्न आएगा तो 16 ही ऑप्शन में दिया जाएगा। तो 16 ही मानिएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18 जोन से कुल
आपको ऐसा लगेगा 18 जोन से, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न फिर से रिपीट होता है या ऑप्शन से ही दिए रहते हैं तो आपको आंसर 16 ही मानना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन एक ये भी है महाराज, उपयुक्त में से कोई नहीं ये। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न रिपीट होता है तो आपको आंसर फिर भी क्या मानना है, 16 मानना है। ठीक है, बीपीएससी है, बीपीएससी एनसीईआरटी से प्रश्न बनाता है, फिर से बना लिया, मान लीजिए फिर से कॉपी पेस्ट कर दिया प्रश्न को, तो आपको आंसर 16 ही मानना, वैसे 18 है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन, इसका नाम है हजीरा विजयपुर। तो ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से लिया गया है। फिर आखिरी प्रश्न आते हैं आज के क्लास का। 1855 में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो 1855 में भारत में पहली जूट मिल रिसड़ा में, बंगाल में रिसड़ा नामक स्थान पड़ता है, रिसड़ा भी बोलते हैं। ये प्रश्न आपने इससे पहले भी देखा है, अलग किसी पेपर में देखा है। तो भारत में 1855 में स्थापित किया गया था, वर्ष याद रखना, भारत में पहली जूट मिल। यहाँ पे क्या बोला, पहली जूट मिल। तो भारत में पहली जूट मिल रिसड़ा में 1855 में स्थापित की गई थी। तो आप बताइए कमेंट करके क्लास कैसी लगी, और सभी लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। और आपको एकलव्य सीरीज में हमने जियोग्राफी का एनसीईआरटी दिया है, 6 और 7th क्लास जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कम से कम पढ़ लें। बाकी आपको हमने जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ सभी के दिए हैं, स्क्रॉल करके पीआरटी ग्रुप में अगर आप हैं तो पीआरटी ग्रुप में ऊपर स्क्रॉल करके सारा कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी ग्रुप में आप ऊपर स्क्रॉल करके जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, परेशान ना हो। अगर नहीं मिलता है इनकेस नहीं ढूंढ पाते हैं आप, तब आप मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज हमको कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक सभी लोग ज्वाइन कर लें। और यहाँ पे इसमें हमने साइंस का भी एनसीईआरटी रखा है, 7th और 8th का, जरूर कर लें, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। बाकी हम समय निकाल के आपके लिए 10th एनसीईआरटी भी ले आएंगे, 10th एनसीईआरटी भी आपके लिए मैराथन ले आएंगे, ताकि आपकी परीक्षा अच्छे से हो जाए। हम जितना भी योगदान आपके लिए दे सकते हैं दे सकें। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में जो भी TRE 4 की अभ्यर्थी है तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर चैनल हमारा रिकमेंड करें। आप इतना सहयोग हमें ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।